नमस्कार। खेल जगत में आपका स्वागत है। पेरिस ओलंपिक संपन्न हो चुके हैं। भारत की 117 सदस्यीय टीम इसमें हिस्सा लेकर लौट चुकी है। पदक तालिका में भारत का स्थान 71वां रहा। अनेक खेलों में भारतीय टीम ने हिस्सा लिया, जिसमें तीरंदाजी भी थी और एथलेटिक्स भी था। ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा, खासकर तीरंदाजी और एथलेटिक्स में, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमने दूरदर्शन के स्टूडियो में आमंत्रित किया है इन दो खेलों से जुड़े हुए दो लोगों को। हमारे साथ हैं श्री मधुकांत पाठक जी, जो कि झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव हैं और साथ ही झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। मधुकांत जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में। हमारे साथ हैं श्री मोहन कुमार साहू जी, जो कि खुद एक राष्ट्रीय तीरंदाजी मेडलिस्ट रहे हैं। इसके अलावा झारखंड सरकार के सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में तीरंदाजी के चीफ कोच हैं। मोहन जी, आपका भी स्वागत है। तो हम लोग बातचीत शुरू करने से पहले हम लोग एक छोटी सी झलक देखते हैं। हमारे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी ने ओलंपिक से लौटने के बाद खिलाड़ियों के साथ मुलाकात की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि पदक जीतना या ना जीत पाना अलग बात है। खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ी बधाई के पात्र हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी खुशी जताई कि पेरिस ओलंपिक में भारत ने कई उपलब्धियां अपने नाम की। ओलंपिक्स के करीब 125 साल के इतिहास में ये मनु हमारी पहली बेटी ऐसी है जिसने भारतीय खिलाड़ी के रूप में इंडिविजुअल इवेंट में 2 मेडल जीते हैं। हमारा नीरज पहला ऐसा भारतीय खिलाड़ी है जिन्होंने इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड और सिल्वर जीते। हॉकी में भारत ने 52 साल बाद लगातार 2 बार मेडल जीते, कंटिन्यूसली। अमन ने केवल 21 साल की उम्र में मेडल जीत करके देश को बिल्कुल इतना प्रसन्न कर दिया है। और अमन के जीवन के विषय में आज देश जानने लगा है, तो उनको लग रहा है कि भाई व्यक्तिगत जीवन की कठिनाइयों से भी इंसान अपनी यात्रा को, स्वप्न को, संकल्प को सिद्ध कर सकता है। मोहन जी, हमने भी देखा कि प्रधानमंत्री जी खिलाड़ियों से मिल रहे थे, उनसे बात कर रहे थे। सर, आप खुद एक खिलाड़ी रह चुके हैं। जी सर। एक खिलाड़ी जो है ओलंपिक में जाता है, चाहे जीतता है चाहे हारता है तो भी या जीतता है तो भी, एक प्रधानमंत्री का कॉल उसके पास जाता है। या फिर जब खिलाड़ी वापस लौटते हैं, चाहे जीते हुए हों या फिर कभी हारे हुए भी हों, एक प्रधानमंत्री अगर उनसे संपर्क करते हैं, उनको कुछ कहते हैं, तो एक खिलाड़ियों पर इसका क्या असर हो सकता है? सर, पहले तो माननीय प्रधानमंत्री सर को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि जैसे ही खिलाड़ी अपने मुख्य मंच से या तो जीत कर या हार कर उतरते हैं, सर का फ़ोन जाता है उनके पास और उनका हौसला अफजाई के लिए माननीय प्रधानमंत्री सर के साथ ही साथ पूरे देश उनके साथ जुड़ा हुआ है कि जो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं उनका हौसला बढ़ाने के लिए, वो खिलाड़ियों का ऊर्जा को और इंक्रीज़ करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री सर उनको फ़ोन करते हैं। साथ ही साथ उनको देख करके और जितने भी पार्टिसिपेशन करने वाले खिलाड़ी हैं, वो सभी खिलाड़ी भी वो कॉल देख करके या वो मैसेज देख करके और अच्छा परफॉर्म करने के लिए उन लोग ऊर्जावान और खुशनसीब भी मानते हैं कि हमारे देश से इतने सारे लोग जुड़े हैं जो कि हमारे लिए सभी लोग प्रे कर रहे हैं। साथ ही साथ देश के सारे खेल विभाग और सभी सदस्य जो ओलंपिक एसोसिएशन के सदस्य, वो सब भी उनसे जुड़े हुए रहते हैं और समय समय पर उनको इनकरेज भी करते रहते हैं, हौसला भी बढ़ाते रहते हैं स्टेडियम पर। बिल्कुल, मोटिवेट करना और सांत्वना देना दोनों अपने आप में खिलाड़ियों के लिए बहुत काम करता है। तो मधुकांत जी, चर्चा आपसे शुरू करना चाहेंगे। जैसे आप पेरिस से लौटे हैं, मधुकांत जी भारतीय एथलेटिक्स टीम के साथ टीम लीडर के रूप में गए हुए थे पेरिस ओलंपिक के इवेंट्स में वहाँ पर थे। पाठक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप पेरिस से क्या अनुभव लेकर के लौटे हैं?
देखिए, अगर ओलंपिक की बात करें तो 2-3 बातें खास थी, खासकर यूरोप में मैंने देखा कि अगर एथलेटिक स्टेडियम की कैपेसिटी 80,000 थी तो एक भी सीट खाली नहीं था, और उसके बाहर फैन जोन बनाया गया था, उसकी 45,000 सीटिंग कैपेसिटी थी, वहाँ भी लोग बैठे हुए थे। और चाहे खिलाड़ी किसी देश का हो, सारे लोग वहाँ बैठकर उनको इनकरेज कर रहे थे। हमारी मुलाकात काफ़ी भारतीयों से भी हुई। मुझे लगता है कि 10,000 से ज़्यादा भारतीय लोग ऑन फील्ड थे, और बाहर भी कुछ लोग खड़े थे इस आसरा में कि टिकट मिल जाए। यद्यपि कि टिकट काफ़ी महंगा था, 500 यूरो, 50,000, 60,000 रुपये का एक टिकट था, लेकिन लोग फिर भी इस आसरा में आए थे कि शायद हमें टिकट मिल जाएगा, देखने को मिलेगा। तो मुझे जो क्राउड का एटमॉस्फेयर जो लगा वो बहुत ही अच्छा लगा। 3 किलोमीटर पैदल चल के, परिवार के साथ, छोटे छोटे बच्चों को स्ट्रॉलर में लेके, यहाँ तक कि कुछ लोग आए थे अपने कुत्तों को लेकर के भी। तो यूरोप में जो कल्चर है वो कल्चर खिलाड़ियों को शायद किसी अन्य कंट्री में नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये एक मोटिवेशन का बहुत ही अच्छा पैमाना है कि आप देखो 80,000 खिलाड़ी आप क्रिकेट में देखते हो, लेकिन अगर एथलेटिक्स है, एक इवेंट है, और ये नहीं है कि केवल फाइनल, मॉर्निंग में अगर क्वालिफिकेशन राउंड होता है उस वक्त भी आपको सीट नहीं है, फाइनल होता है उसमें भी आपको सीट नहीं है। सिर्फ हॉकी एथलेटिक स्टेडियम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हॉकी भी गया, मैं अन्य इवेंट भी गया देखने के लिए। तो सब जगह यही क्राउड, इतनी क्राउड थी कि खिलाड़ियों को अगर उनके अंदर से कुछ नहीं भी निकल सकता था तो उनके जोश ने उनको निकाला। तो मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ी अचीवमेंट रही है पेरिस ओलंपिक की। ये आपने सही कहा कि जैसे मोटिवेशन काम करता है, सांत्वना काम करती है, उसी तरह दर्शकों का उत्साह, दर्शक जो पीछे मोरल बूस्टअप करते हैं, उससे भी खिलाड़ियों का प्रदर्शन में बदलाव आता है। तो अगर पेरिस ओलंपिक की ही हम बात करें तो आपकी नज़र में आयोजन की दृष्टि से, अन्य दृष्टि से पेरिस का ओलंपिक अन्य ओलंपिक से कैसे भिन्न था? आयोजन की दृष्टि से अगर आप 10 के पैमाने पे मुझे कहेंगे कि आप इसको रैंक करें तो हम 4, 4.5 से ज़्यादा पॉइंट नहीं देंगे, क्योंकि काफ़ी कठिनाइयाँ थी खेलगांव में जैसे खाने की कठिनाइयाँ थी। जो मेन्यू मॉर्निंग ब्रेकफास्ट था वही आफ्टरनून भी था, वही डिनर में भी था, और ये मेन्यू बहुत मुश्किल से एक आध बार चेंज हुआ पूरे ओलंपिक के दौरान में। यहाँ तक कि जो फ्रूट्स भी थे उसमें भी कोई चेंजेस नहीं था। तो हम भारतीय खिलाड़ी के संदर्भ में बात करते हैं तो हमारे खिलाड़ी बाहर से खाना मंगाकर खाते थे। तो एक तो हम लोग जिस पैटर्न में खाना खाते हैं वो पैटर्न हमें मिला नहीं, तो इसके लिए काफ़ी दिक्कतें हुई उनको। पानी भी आपको टैप से लेकर पानी पीना पड़ता था, जो खिलाड़ियों को आदत नहीं थी। गर्मी थी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि गर्मी नहीं होगी, लेकिन 35-36 डिग्री टेम्परेचर था, आपके कमरे में एसी नहीं था, वहाँ 8 आदमी पे एक टॉयलेट था। आप समझ लीजिए किसी का इवेंट अगर सुबह 6 बजे से है तो वो 3 बजे से अब टॉयलेट में लाइन लगाएगा। ये सारी लॉजिस्टिक्स वहाँ प्रॉब्लम थी खिलाड़ियों के लिए। ऑफिशियल्स की बात हम नहीं करते हैं इसलिए, क्योंकि खिलाड़ी हमारे लिए प्राइम है। ये कठिनाइयाँ हमें वहाँ पेरिस में झेलनी पड़ी। निश्चित रूप से अगर ये ऐसा भारत में हुआ होता तो पता नहीं क्या हो गया होता। खैर, मोहन जी, आप तीरंदाजी से हैं। बिल्कुल। मैं बात कर रहा हूँ ओवरऑल प्रदर्शन की। भारत 6 पदक लेकर के लौटा है, पिछली बार से 1 कम। हम कह रहे थे कि 10 से ऊपर जाएंगे, हालांकि वो बहुत बड़ा फिगर फिर भी नहीं था, फिर भी हम सोच रहे थे कि 10 से ऊपर पदक मिल जाए, लेकिन वो भी नहीं हुआ, बल्कि टोक्यो ओलंपिक से 1 पीछे ही हम रहे और भारत का जो स्थान था 71वां रहा पदक तालिका में। इस पर आपका क्या कहना है? सर, हमारे देश के जितने भी खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक्स में भाग लेने के लिए गए, उनमें से आप देखिए पहले जितने खिलाड़ी भाग लेते थे उसमें कई ऐसे इवेंट्स थे जिसमें 4th पोजीशन तक लोग नहीं आ पाते थे, उनसे पहले ही वो आउट हो जाते थे। लेकिन इस बार कई ऐसे इवेंट्स हैं जिसमें हमारे खिलाड़ी अच्छे प्रदर्शन किए और 4th पोजीशन तक पहुँचे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे खेल विभाग और खिलाड़ी लोग भी सहयोग कर रहे हैं कि हम लोग आगे आएँ, और सभी खिलाड़ी भी इस स्तर का मेहनत कर रहे हैं कि ओलंपिक लेवल पर बेहतर परफॉर्मेंस हो सके। उसके लिए हम लोग का जो रूटीन है उसमें उन लोग फॉलो कर रहे हैं। साथ ही साथ
उनके साथ अपने कोचेस के साथ बाउंडेशन बना करके उसमें अच्छे प्रदर्शन का ये आकलन भी कर रहे हैं। अब हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले जितने ओलंपिक्स हैं, सामने जो ओलंपिक्स है उसमें ये सारे खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। मैं थोड़ा इनकी बात में, मोहन की बात में ऐड करना चाहूँगा कि जो परफॉर्मेंस है, ठीक है 6 इवेंट में हम लोग 4th प्लेस पे रहे, लेकिन एज ए स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर मैं खिलाड़ियों के इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से बिल्कुल ही संतुष्ट नहीं हूँ। सरकार ने अपने हिसाब से जो किया, फेडरेशन ने अपने हिसाब से जो किया, लेकिन खिलाड़ियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं दिया। मैं ऐसे कई खिलाड़ियों के बारे में बता सकता हूँ जिनका पर्सनल बेस्ट इससे बहुत ही अच्छा रहा है, लेकिन वो वहाँ परफॉर्म नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को क्योंकि होता क्या है कि ओलंपिक में अगर आप पार्टिसिपेट भी करते हैं टीम में जाके, तो आपको काफ़ी अच्छा पैसा, कोई सरकार 20 लाख रुपए देती है, कोई 25 लाख देती है सिर्फ पार्टिसिपेशन का। तो वो पार्टिसिपेशन के लिए मोटिवेशन है। तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनको लगता है कि हम एशियन गेम्स में पदक जीत गए, ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर लिए, मेरा सपना पूरा हो गया। उनमें वो जज्बा मुझे नहीं दिखा। खासकर मैं एथलेटिक्स के बारे में बात करूँगा, अगर देखना चाहेंगे। अविनाश साबले, मैंने पहले भी कहा था कि फाइनल तो खेलेगा ही, वो अपने लाइव बेस से 6 सेकेंड पीछे ख़राब परफॉर्मेंस किया। 4x400 मीटर रिले मेन की टीम 1 सेकेंड अगर क्वालिफाई कर जाती 1600 मीटर में, 1 सेकेंड कम करती तो अच्छा करती, लेकिन हमारे 2 एथलीट ऐसा भागे जैसा लगता है कि कभी उन्होंने रेस ही नहीं भागा है। तो उनके अंदर में जो जज्बा होना चाहिए, वो जज्बा, या तो डूब मरो, पहले क्वालिफाई करोगे तब फाइनल के लिए अपनी एनर्जी बचा के रखोगे ना। अगर आप सिर्फ फाइनल के लिए एनर्जी बचा के रखोगे तो देश का पैसा और मान सम्मान सब दांव पर लगा रहता है। खिलाड़ियों से आप थोड़ा सा नाराज़ नज़र आ रहे हैं। ये बात जैसे मोहन जी ने कही, आपने भी कही, हम कि ओलंपिक में पार्टिसिपेशन कर लिया तो हम, और उम्मीद और चौथा पोजीशन, इससे ऊपर हम कब जाएंगे? देखिए, जो हमारी खेल संस्कृति है, आप भी देख रहे होंगे, हम या तो स्कूल टूर्नामेंट कराते हैं या नेशनल्स कराते हैं। अगर आप यूएसए को देखिए, चाइना को देखें, तो यूनिवर्सिटी लेवल का स्पोर्ट्स कहाँ है। आप एक ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी करा लेते हैं, उससे नहीं तैयार होगा। यूएसए में 50% जो उनका स्पोर्ट्स का फंड है वो यूनिवर्सिटी लेवल एथलीट पे खर्च होता है। चाइना में 75% फंड खर्च होता है। हमारे पास यूनिवर्सिटी लेवल के स्पोर्ट्स के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर ओलंपिक में जाएंगे, 1-2 इवेंट छोड़ दीजिए तो 22, 23, 24, 25 इसी उम्र के लोग जाते हैं। तो यूनिवर्सिटी लेवल पे कोई स्पोर्ट्स का सिस्टम नहीं है, और न सरकार या खेल संघ कोई इसके बारे में सोच भी नहीं रही है कि क्या यूनिवर्सिटी लेवल पर हम प्रमोट कर पाएंगे। जब तक ग्रास रूट लेवल पर करें पहले, उसके बाद आप यूनिवर्सिटी लेवल पर लेकर के जब तक नहीं आएंगे, तब तक आप ओलंपिक में डबल फिगर पहुंचना बहुत ही मुश्किल होगा, जो मेरी समझ है। आपने सही कहा है कि हाँ, जैसे कि यहाँ जूनियर लेवल पर तो है, 17-18 साल का खिलाड़ी होता है तो वो वीड आउट हो जाता है, उसके बाद उसके पास रहता ही नहीं है कि ट्रेनिंग के लिए कहाँ जाए। लेकिन एक पहल तो हुई है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में, जो पहले साई में था, अब सरकारों ने भी, राज्य सरकारों ने भी इसमें शुरू किया है। तो आपको क्या लगता है मोहन जी कि इससे हम लोग को कितना फ़ायदा हो सकता है? जैसे कि मधुकांत जी ने कहा कि यूनिवर्सिटी लेवल पर तो है नहीं, एक सेटअप आया है, हालांकि वो सफिशिएंट नहीं है, फिर भी उसके बावजूद एक आश जगती है। सर, जितने भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अभी खुले हैं, जैसे फुटबॉल का, एथलेटिक्स का, तीरंदाजी का, हॉकी का, तो सर आप देखिए कि ये सभी खिलाड़ी लगभग 18 वर्ष के उम्र के हैं, और इस उम्र में खिलाड़ियों को ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेलने के लिए अदर स्टेट में जाना पड़ रहा है। तो अगर वो खिलाड़ी बाहर जा रहे हैं, इट मीन्स की पढ़ाई यहाँ कर रहे हैं, ट्रेनिंग यहाँ कर रहे हैं और खेलने के लिए बाहर जा रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर क्यों नहीं ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का आयोजन हो सकता है? उसको यहाँ पर भी कराने की आवश्यकता है सर, पहला। और दूसरा ये है सर कि जितने भी हमारे यूनिवर्सिटी लेवल से पार हो जाते हैं बच्चे ग्रेजुएशन के बाद, जैसे बीपीएड करते हैं, एमपीएड करते हैं, ये बच्चे बाहर पंजाब में या फिर महाराष्ट्र में जाकर के पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ से खेल रहे हैं। तो कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो हमारे स्टेट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर वो अदर स्टेट के यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई कर रहे हैं और वहाँ से खेल रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये सभी चीज़ों पर सुधार होना चाहिए सर। तीरंदाजी पर बात करते हैं, ओलंपिक तीरंदाजी पर आज तक पदक नहीं आया, इस बार उम्मीद कर रहे थे आएगा, इस बार भी नहीं आया, क्या हो गया? सर, तीरंदाजी ऐसा खेल है जो परफॉर्मेंस के आधार पर उसको देखे तो बहुत अच्छा चल रहा था,
विगत इधर लगभग एशियन गेम्स हो गया, कॉमनवेल्थ हो गया, इन सभी में इन लोगों ने अच्छे प्रदर्शन भी किए और पदक भी जीते। एशियन गेम्स के सारे स्वर्ण पदक हमारे भारतीय तीरंदाजों ने ही जीते। लेकिन ओलंपिक्स में जो इन्होंने प्रदर्शन किया है, और साल तो सबसे पहले सर क्वालिफाई नहीं करते थे, क्योंकि 80-90 देश खेलते हैं इसमें। अब उनमें से 64 प्लेयर्स ही क्वालिफाई कर पाता है। तो कभी हमारे देश के एथलीट्स जो आर्चरी के हैं वो लोग इंडिविजुअल क्वालिफाई करते थे, कभी बॉयज़ टीम क्वालिफाई करता था, कभी गर्ल्स टीम क्वालिफाई करता था, कभी नहीं कर पाता था। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए सर अब पिछले ओलंपिक से देख रहे हैं परफॉर्मेंस के आधार पर, तो इन लोगों ने धीरे धीरे परफॉर्मेंस को अपना बूस्टर किया है और आने वाले समय में सर निश्चित पदक आएगा। इस बार भले ही चूक हुई है थोड़ी सी, लेकिन आने वाले समय में आ जाएगा मायने में पदक। आप कहते हैं कि चूक हुई, कहाँ चूक हुई? कोई खिलाड़ी बहुत ऊपर तक गया नहीं पदक नहीं, मोहन की बात को मैं सप्लीमेंट करता हूँ कि अगर आप देखें मिक्स्ड में अंकिता हाँ, वो लोग के साथ वो लोग सेमीफाइनल खेले। जी सर। तो सेमीफाइनल, ये पहली बार भारतीय आर्चरी टीम ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंची। तो एक तो टफ तो है ही, लेकिन जो मुझे आर्चरी का भी मैचेस मैंने देखा, और ये कोच है आर्चरी के, जो मेंटल टफनेस है, क्योंकि एंड टाइम पे आपका तीर 7 और 8 पॉइंट पे चला जा रहा है और अपोनेंट 10 कर रहे हैं। तो ये मेंटल टफनेस कब आएगा, इसके लिए भी कुछ प्लानिंग करना पड़ेगा। क्या मोटिवेटर है कि नहीं है, साइकोलॉजिस्ट है कि नहीं आपके टीम के साथ नहीं है, क्योंकि ये नहीं कह सकते हैं कि नए लड़के नई लड़कियां हैं, 3-3 4-4 ओलंपिक खेली हुई लड़कियां हमारे टीम में जा रही हैं और वो गलतियां कर रही हैं, और लगातार एक ओलंपिक नहीं है, पहले भी ऐसी गलती करती रही हैं। तो उसको कैसे आप सुधारेंगे, इस पे भी विचार करने की ज़रूरत है, और शायद मुझे लगता है कि आर्चरी एसोसिएशन इस पे पहल कर रहा है। जैसे कि आपने कहा कि 3 ओलंपिक 4 ओलंपिक, निश्चित रूप से भारतीय टीम जो खेली, पुरुष में 1 और महिला में 1, दोनों खिलाड़ियों का एक चौथा ओलंपिक था। तो लेकिन क्या जैसे 3 ओलंपिक का अनुभव लेकर के वो गए हैं, उसके बावजूद भी जो है बिखर गए वहाँ जा कर के, तो आपका इस पर क्या कहना है? जैसे मेंटल टफनेस के एक उदाहरण इन्होंने दिया, आपका इस पर क्या कहना है? सर इसमें यह है कि एशियन गेम्स में जो मैच होते हैं उसमें इतना सारा क्राउड नहीं होता है। तो कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में इन लोगों ने, या वर्ल्ड कप में, या स्टेज 1, 2, 3 में इन लोगों ने बेहतर प्रदर्शन करते हैं। लेकिन ये जितने भी ओलंपिक्स के मैचेज है, ये सीधे स्टेज पर होता है, और स्टेज के दोनों तरफ आप देखे होंगे कि क्राउड पूरा भरा हुआ है। तो उस क्राउड का जो मूवमेंट है, उनको इन लोगों में मुझे लग रहा है कि सहन करने की शक्ति अभी नहीं आई है, जिसके कारण से कहीं न कहीं चूक हो रही है। तो जिस दिन वो क्राउड को झेलने का कैपेसिटी आ जाएगा, क्योंकि हर एक कंट्री के लोग हैं, सभी चिल्ला रहे जैसे तैसे, अब उनमें से उनका ध्यान अगर इधर उधर जाता है, तभी हमारे खिलाड़ी चूक रहे हैं। आपको फुल कंसंट्रेशन के साथ मैदान में उतरना होगा और अपना जो एम है उस पर ही रहना होगा, तभी आप उस पदक की उम्मीद कर सकते हैं। सुनने में तो ये बात बहुत साधारण सी लगती है, लेकिन ये तो है ही कि अलग वातावरण में खेलना, दर्शकों के बीच में खेलना का एक, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हम तो ये कहेंगे कि जब इतना खेल करके आप आ गए हैं, वर्ल्ड कप में मेडल जीतते ही आप हर बार जीतते हैं वर्ल्ड आर्चरी में, तो निश्चित रूप से इस पर ध्यान दिया जाएगा। मधुकांत जी, मैं आपसे एथलेटिक्स पर जानना चाहूँगा। नीरज चोपड़ा का जो मेडल का कलर था वो हल्का हो गया इस बार, टोक्यो में सुनहरा था, इस बार सिल्वर हो गया। इस पर आपका क्या कहना है कि क्या कमी हो गई? देखिए, इस बार इस ओलंपिक में पिछले 5 ओलंपिक्स से ज़्यादा परफॉर्मेंस एथलेटिक्स में रहा। कई ओलंपिक रिकॉर्ड बने, जैसे मैं 100 मीटर की बात करता हूँ, और आप ये भी देखेंगे कि ओलंपिक रिकॉर्ड इस इवेंट में बने। इस नदीम ने भी 92.97 93 मीटर ऑलमोस्ट करके ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया। तो एक्चुअली जैवलिन बहुत ही टैक्टिकल इवेंट है। इसमें अगर सही थ्रो लग गया तो 4-5 मीटर आपका आगे निकल जाता है। नीरज के साथ इस बार प्रॉब्लम थी, क्योंकि हम लोग 3-4 दिन पहले से डॉक्टर के साथ भी कर रहे थे, उसके एंकल में थोड़ी प्रॉब्लम थी, और शायद इसीलिए इसके पहले पेरिस में जो डायमंड लीग हुआ उसने उसको स्किप किया कि डायमंड लीग नहीं खेलेंगे। लेकिन इसमें पोटेंशियल था, 90 प्लस करने का पोटेंशियल था, और है भी। प्रैक्टिस में तो 90 प्लस उसने किया है, 91 प्लस भी किया है प्रैक्टिस में। लेकिन कंपटीशन में चाहे नीरज चोपड़ा हो, चाहे एक छोटा खिलाड़ी हो, ओलंपिक का प्रेशर ऑलवेज ही हैवी रहता है। और आपने अगर ट्रायल एंड देखा होगा तो 6 खिलाड़ी ऐसे थे जो 88 प्लस जेवलिन में थ्रो किए थे,
और 88 पॉइंट समथिंग में हम गोल्ड मेडल पिछले ओलंपिक में पा लिए, और अभी 88 में फाइनल में लोग नहीं पहुंच पाए। तो ये उतार चढ़ाव चलता रहता है। बट जो नीरज से इसके बाद बातचीत हुई, नीरज ने प्रेस को भी जो कहा है, उन्होंने कहा है कि हम कम बैक करेंगे और बहुत जल्द ही इसके रिकॉर्ड को ब्रेक करेंगे। वैसे नदीम बहुत अच्छा थ्रो किया, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन नीरज के फिटनेस की वजह से शायद हम लोग टफ कंपटीशन नहीं दे पाए। नीरज ने फाउल भी किए थ्रो में अपने, संभवतः वही रीज़न रहा होगा। जी उसका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसके पैर आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। तो वो आप देखे होंगे वो पैर एक दो बार ड्रैग करके वापस ले जा रहा था। तो जब आपका बॉडी का कोई भी पार्ट अगर आपका साथ नहीं देगा तो आपका मानसिक संतुलन भी बिगड़ेगा, आपके एम्स भी बिगड़ेंगे, आपका शोल्डर भी सही एंगल पे नहीं जाएगा। क्योंकि आइडियली बोला जाता है कि 45 डिग्री एंगल पे अगर आप जेवलिन थ्रो करेंगे तो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगा। ये एक्सेप्ट नदीम, क्योंकि नदीम के पास टेक्निक नहीं है लेकिन उसके पास पावर है। उसने सारा चीज़ पावर से, क्योंकि आप नदीम को नीरज से या वेटर को नीरज से कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि नीरज उसमें सबसे वीक लगता है। तो नीरज का थ्रो बिल्कुल ही टेक्निक से है। कुछ लोग पावर से भी थ्रो करते हैं, तो उसको तो हम रोक नहीं सकते हैं। बट उसकी फिटनेस के कारण जो हमें लॉस सहना पड़ा। हम तो ये भी सोच रहे थे कि शायद नीरज पदक से बाहर ही हो जाए, क्योंकि जब हमें पता लगा कि उसके एंकल में प्रॉब्लम है। बट वो बहुत ही जीवट वाला खिलाड़ी है, उस स्थिति में भी उसने खेला और देश के लिए इस ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, सिल्वर मेडल लेकर। जैसा कि आपने बताया, तब तो हमें निश्चित रूप से नीरज की तारीफ ही करनी चाहिए, क्योंकि उस शारीरिक स्थिति में भी वो रजत लेकर के आए हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ी की आपने चर्चा की, खेल की सुविधाओं की दृष्टि से, फैसिलिटीज़ की दृष्टि से पाकिस्तान उतना आगे तो नहीं है जितना कि भारत है या अन्य देश हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो नदीम थे, बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करके ले आए। उनके बारे में आपका क्या कहना है कि वो वजह क्या थी, रीज़न क्या था? एक तो आपने चर्चा की कि पावर का थ्रो, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ के हिसाब से उनके पास क्या था? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि पिछले वर्ल्ड कप के बाद नीरज ने उसको 2 जेवलिन दिए कि तुम इससे प्रैक्टिस करो। तो आप ये स्पोर्ट्समैनशिप देख सकते हैं। लेकिन इसके बाद इसको नी में इंजरी हो गया, फिर उसको रिहेबिलिटेशन मुश्किल हो रहा था। बट इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने उसको रिहेबिलिटेशन भी कराया और उसको 6 महीना साउथ अफ्रीका में रह के प्रैक्टिस भी करने का खर्चा आईओसी ने दिया। पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत उतनी अच्छी नहीं है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और स्पोर्ट्स में खर्च करने के लायक तो बिल्कुल ही नहीं है। बट नदीम ने बहुत ही अच्छा काम किया है और आईओसी ने उनको आगे बढ़कर मदद की है, उसके लिए आईओसी को बधाई। और अगर इस तरह से आईओसी टैलेंटेड एथलीट को मदद करती रहेगी तो शायद स्पोर्ट्स और भी आगे बढ़ेगा। मोहन जी, तीरंदाजी में झारखंड के 2 खिलाड़ी खेले, अंकिता भगत और दीपिका कुमारी। उनका जो परफॉर्मेंस रहा इस ओलंपिक में, पेरिस ओलंपिक में, उस पर आपका क्या नज़रिया है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अंकिता भगत जो है उन्होंने मिक्स टीम में बहुत अच्छा खेलते हुए आगे बढ़ा और मिक्स टीम में ब्रॉन्ज मेडल तक लगभग हम पहुंच चुके थे। लेकिन कहीं न कहीं उनका कहना है, या फिर देखें थोड़ा सा, कि एक एरो जो है विंड की वजह से थोड़ा सा बाहर गया और वो मेडल भी हमारे हाथ से चूक गया। साथ ही साथ दीपिका कुमारी भी एलिमिनेशन राउंड में, ओलंपिक राउंड में उन्होंने भी अच्छा करते हुए मैच जीतते हुए कंटिन्यू आया। लेकिन जैसे ही हम मैच जीत करके आगे बढ़ते हैं, हमारे पास सभी टफ लोग पहुंचते जाते हैं, जो पिछले बार का जैसे ओलंपिक मेडलिस्ट है या ओलंपिक पार्टिसिपेशन है, ऐसे ऐसे खिलाड़ी पहुंचते जाते हैं। बेस्ट ऑफ 8 में जैसे ही आते हैं तो गिने चुने लोग बच जाते हैं जो एकदम टॉप लेवल के एथलीट्स हैं। उन सभी के बीच में हमारे दोनों तीरंदाज या पूरी टीम जो है, एक बहुत पहले से हमारा ओलंपिक का पदक नहीं आया है, तो इन लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक छोटा सा बैरियर टाइप का है कि कब इसको मैं पार करूं, कब मैं इसको पार करूं। ये सारे एथलीट्स वहाँ पर पहुँचने के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा नर्वसनेस हो रहे हैं कि अगर एक दिन इसको पार कर जाऊंगा, उसके बाद हम लोगों ने धड़ाधड़ मेडल लाना शुरू कर दूंगा। तो वह बैरियर एक छोटा सा है जो एक पार करना, एक पड़ाव है, बस इंतज़ार करते हैं पड़ाव पार हो। मधुकांत जी, दीपिका को आपने नज़दीक से देखा है और शुरुआत से देखा है। दीपिका के बारे में आपका क्या वह चूक चुकी है
या आगे है उम्मीद? अब मुझे लगता है कि शायद उसकी फिजिकल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं रही है, अभी नहीं है फिजिकल कंडीशन। अब शादी के बाद मुझे लगता है कि थोड़ा सा उसको और मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो 10 पॉइंटर नहीं मारी है, 10 पॉइंटर मारी है। दीपिका सीनियर मोस्ट खिलाड़ी थी, उसी को आगे लीड लेना था। जो मैं मेंटल टफनेस की बात करता हूँ, दीपिका सबसे ज़्यादा टफ थी उसमें, लेकिन अगर उसके एरो 7-8 पे जाएंगे तो शायद टीम के लिए बहुत ही ख़राब स्थिति हो जाएगी, उसको रीथिंक करना पड़ेगा। ऐसे आर्चरी ऐसा गेम है कि फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको आई साइट अच्छा होना है, कंसंट्रेशन होना चाहिए, मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। मुझे लगता है कि कम बैक करेगी और शायद अगर अगले ओलंपिक तक खेल पाई तो हो सकता है कि पोडियम फिनिश भी कर पाए दीपिका। आपने सही कहा कि दीपिका को लीड एक्सपेक्टेड था कि दीपिका ही अच्छा करेगी, परंतु भजन कौर जो कि जूनियर प्लेयर थी, उसने टीम इवेंट में अच्छा परफॉर्मेंस किया। इवन टीम इवेंट में तो अंकिता भी पीछे रही और दीपिका भी पीछे रही, 7-8 और एक बार तो अंकिता का 6 भी आया। बहरहाल दीपिका ने कहा है कि जब तक मेडल नहीं जीतती हूँ मैं ओलंपिक से मैं संन्यास नहीं लूँगी। प्रशिक्षक के तौर पर, खिलाड़ी के तौर पर दीपिका की उम्र को देखते हुए आप क्या कहते हैं कि क्या अगले ओलंपिक तक वो सस्टेन कर पाएंगी? सर, ये तो खुशी की बात है कि दीपिका ने कहा है कि जब तक मैं ओलंपिक का पदक नहीं ग्रहण कर लेता हूँ, अपने देशवासियों को समर्पित नहीं करता हूँ, तब तक संन्यास नहीं लूँगी। तो उनके अंदर वो अभी भी जज्बा है कि मैं ओलंपिक का पदक लूँगी। और इन जो अभी आने वाले 4 साल है उनके पास, तो जो गलतियां इन लोगों ने किया है या टीम के साथ या प्रैक्टिस में या जहां पर भी चूक हुई है, इन सबको अगर इस बार सुधार करती है और अपने परफॉर्मेंस को टॉप लेवल पर बना करके रखती है तो वो बेहतर करेगी, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस भी है और कॉन्फिडेंस भी है, इसलिए वो आने वाले समय में बेहतर करेगी सर। बट अभी जो इंडियन आर्चरी में सेकेंड लाइन है, यंग जनरेशन है, वो बहुत ही अच्छी है। वो इतनी आसानी से दीपिका को आगे नहीं बढ़ने देगी, क्योंकि मैंने देखा है कुछ आर्चर्स का परफॉर्मेंस वो बहुत ही अच्छी है। तो दीपिका को अपने मेहनत से, जो रेगुलर मेहनत करती है, उससे ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ मेहनत करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि उसके बाद ही शायद वो आगे निकल पाएगी। चुनौती मेडल की भी है और चुनौती अपने कंपटीटर से आगे निकलने की भी है। मोहन जी, पुरुष टीम की अगर बात करें, पुरुष हमने महिला तीरंदाजी, पुरुष में आपका क्या कहना है कि वहाँ पर पीछे रहे? सर, पुरुष टीम तो कई बार ऐसा रहा कि टीम क्वालिफाई नहीं कर पाता है, लेकिन इस बार अब हमारा टीम धीरे धीरे उभर के सामने आया है और टीम क्वालिफाई किया है। लेकिन टीम क्वालिफाई करने के साथ ही साथ उनका जो ओलंपिक्स का मैच था, पहले ही मैच उन लोगों ने टीम का रखा, तो टीम में उन लोगों ने जैसे ही खेलना शुरू किया तो खिलाड़ी जो है एक के बाद एक पिछले मैचों से आप देखेंगे सुधार करते हुए वहाँ तक पहुँचे थे। लेकिन अब वहाँ पर जो था फुल बूस्ट करने का टाइम था कि अब यहाँ पर हम ऐसा परफॉर्म करें जो एकदम पोडियम तक हम पहुँच जाएं, लेकिन वहाँ पर नहीं कर पाए वो खिलाड़ी। उसका छोटे छोटे रीजन्स ये हैं कि उनके लेवल के अगर छोटे सेकंड बी टीम जो होता, अगर उनके साथ प्रैक्टिस ये किए हुए होते इंडिया में ही, तो शायद उन लोगों को वो पता चल जाता कि हमारा ए टीम और बी टीम में कौन सा टीम टफ है। उसके अनुसार से अगर तैयारी करके उन लोग जाते तो उस बैरियर को भी वो लोग पार कर जाते। जो पुरुष टीम ने अभी अचानक बड़े टीम के साथ मैच पड़ा और वो बाहर हुए, तो शायद वो टीम भी ब्रेक करके आगे बढ़ जाते सर। इसमें और एक चीज़ मैं ऐड करूँगा कि जो वर्ल्ड कप सीरीज जो इनका होता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, हम क्या करते हैं, हम अपनी सर्वश्रेष्ठ टीम को उसमें भेजते हैं। और बहुत सारी यूरोपियन कंट्री जो है वो अपनी बी टीम को भेजती है, वो हमसे एक्सपर्टीज लेके हम यहाँ चैंपियन हो जाते हैं। लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो उनकी सारी जो कमी ड्रॉबैक है वो उनके सीनियर टीम्स को मिलती है। शायद मोहन मेरे बात से सहमत होंगे। बिल्कुल सर, क्योंकि इसीलिए हम लोग वर्ल्ड कप 1, 2, 3 स्टेज में बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जब ओलंपिक लेवल की बात करते हैं, क्योंकि कॉमनवेल्थ लेवल पे हम आर्चरी को इसलिए भी बहुत हाई प्रायोरिटी नहीं देते हैं क्योंकि बहुत सारी कंट्री हैं जो चाइना नहीं खेलती है, साउथ कोरिया नहीं खेलती है, यूएसए नहीं खेलती है, तो ये सारी टफ टीमें नहीं खेलती हैं, तो उसमें डिफ़िकल्टी है। तो शायद आर्चरी एसोन को भी जो मोहन ने कहा है कि आप अपनी बी टीम को प्रिपेयर करो और फॉरेन एक्सपोजर पर बी टीम को भेजो,
जो उनके टॉप टूर्नामेंट्स हैं। बिल्कुल। जब तक आप वहाँ नहीं खेलोगे, आपके कोचेज उनके साथ रहें, और कुछ मोहन कोच है, मैं भी एक गेम का कोच था, लेकिन मुझे लगता है कि अभी हमें कहीं ना कहीं ओलंपिक मेडलिस्ट लेवल एक कोच को अपने साथ रखना पड़ेगा जो मोटिवेशन करेगा, और वो कोई इंडियन कोच हो नहीं सकता है, उसको फॉरेनर कोच को लाना पड़ेगा जो ये सारी टेक्निक्स को, ऐसा नहीं है कि दीपिका ने पहले ओलंपिक नहीं खेला, हर जगह इतनी भीड़ रहती है, और भीड़ रहती है तो उस भीड़ में हमको खेलना है, ये तो अब सीखना नहीं पड़ेगा ना, अब तो वो दूसरों को सिखाएगी। तो ये प्रेशर झेलने वाला जो है वो ओलंपिक मेडलिस्ट कोई कोच अगर हायर करे, सरकार को करना पड़ेगा, सरकार करती भी है, तो अगर चाहेंगे तो मुझे लगता है कि शायद कुछ बेहतर कर पाएंगे बच्चे। मधुकांत जी, और आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, ये कि भारत 2036 का ओलंपिक बिल्ड करना चाहता है, इसमें साथ साथ समानांतर और भी बातें आ रही हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा क्यों नहीं हो, आयोजन पे खर्च हो जब के बजाय, आपका इस पे क्या कहना है? देखिए, अगर आप ओलंपिक ऑर्गेनाइज करते हैं तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक जगह बनेगा ही, जैसे दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में हुआ तो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर था, लेकिन दो पहलू हैं इसके। एक, अगर ओलंपिक आयोजित कर रहे हैं तो आपको उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, साथ ही साथ जो सॉफ्टवेयर है, जो खिलाड़ी हैं उनको तैयार करने के लिए पूरे देश में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पड़ेंगे। उसके लिए राज्य सरकारों को आगे आना पड़ेगा, CSR में पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर को आना पड़ेगा, उनको स्पोर्ट्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा, और करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से अगर 2036 में ओलंपिक होता है तो शायद आने वाले दिन में मील का पत्थर साबित होगा भारत के लिए। बिल्कुल, आपने सही कहा, एक जितना कि खेलना ज़रूरी है, जीतना ज़रूरी है, आयोजन करने से भी खेल को बढ़ावा मिलता है। जैसा कि आपने सही कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट उससे होता है, और खिलाड़ियों को खेलते अपने पास देखने से एक मोटिवेशन सा आता है। तो इस चर्चा में ये बात सामने आई कि भारत, जैसे इस ओलंपिक में भारत ने हिस्सा लिया तो बहुत सारे खेल ऐसे थे, कुछ ऐसे थे जिसमें चौथा पोजीशन में रहा, और अगर एक गोल्ड भी अगर आ जाता, गोल्ड नहीं आया, जैसा कि आप हमारे साथ बात करते हुए कह रहे थे पहले कि अगर एक गोल्ड आ जाता तो बहुत जंप ऊपर आ जाता, 48 रैंक में आ जाते हैं, 48 रैंक में आ जाते 71वें नंबर से। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगला ओलंपिक में है, जिस तरह से टोक्यो में गोल्ड लेकर के आए थे, अगले ओलंपिक में भारतीय टीम और ज़्यादा गोल्ड लेकर के आए ताकि अंक तालिका में ऊपर जाए। और जो आपने मेंटल प्रेशर की बात कही है, ये बिल्कुल बहुत आसान सा चीज़ है जिसको कि ट्रेनिंग के माध्यम से किया जा सकता है। आप दोनों स्टूडियो में आए, ओलंपिक के बारे में बताया, ओलंपिक के एक्सपीरियंस के बारे में बताया, तीरंदाजी में मेडल क्यों नहीं आया उसके बारे में बताया, एथलेटिक्स के बारे में बताया। स्टूडियो में आने के लिए आप दोनों का मैं दूरदर्शन की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप दोनों का धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। धन्यवाद सर, धन्यवाद।